विकास कार्य पर मंथन किया जाएगा। महाबोधि मंदिर में पूजा भी करने वाले हैं सीएम नीतीश। और दरअसल सीएम के आगमन को लेकर यहां पर तैयारी की जा चुकी है। 3 बजे तक ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गया जी दौरा होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बेपाड के वर्कशॉप का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। विकास कार्य पर मंथन किया जाएगा। महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करने वाले हैं सीएम। और यहां पे सीएम के आगमन को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं हैं की जा चुकी हैं। 3 बजे तक ट्रैफिक को लेकर के भी जानकारी ये मिल रही है कि ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में देखिए सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत देखिए बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए, जिसके जरिए बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करना लक्ष्य है। बिहार में सरकार गठन के 1 महीने के भीतर नीतीश सरकार ने अगले 5 साल में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया है। अगले 5 से 10 वर्षों में टॉप 5 के अंदर होगा। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय किए गए हैं। पहला है 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाना। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर काम होगा और चिन्हित 94 लाख परिवारों के रोजगार पर जोर देते हुए अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देना है। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। बंद पड़ी 9 और 25 नई चीनी मिलों की शुरुआत होगी। उद्योगों के विकास के लिए 3 हाई लेवल कमेटी गठित होगी और बिहार पूर्वी भारत का टेक हब बनेगा। तीसरा निश्चय है कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि। इसमें चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना होगी। चौथा निश्चय है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। इसके लिए सरकार ने अलग से उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है। पुराने प्रतिष्ठित संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। 5वां निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। इसके लिए अब प्रखंड सीएचसी विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे, जबकि जिला अस्पताल अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 का 6वां निश्चय है यानी 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण होगा और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। 7वां निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान। आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान किया जाएगा। एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। आज जिस लक्ष्य के साथ 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दी गई है, उसको लेकर सभी विभाग ने कार्य योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि 7 निश्चय सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि आने वाले 5 से 10 साल में बिहार देश के टॉप 5 विकसित राज्यों में शामिल होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ सरकार विकसित बिहार के लिए जोर आजमाइश में लगी है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। यह है कि ये आय दुगना करने की बात बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के हर आवाम पर 27,000 रुपया इन्होंने कर्जा लाद दिया है, जबकि आप आय दुगना की जगह अब आम लोगों से आप उस कर्जा को चुकाने के लिए दोहन करेंगे। पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय योजना के 3रे संस्करण को मंजूरी दी है, लेकिन पहले के 2 संस्करणों का क्या हश्र रहा, क्या आउटकम रहा, इस पे चर्चा होनी
जरूर चाहिए। और इसके माध्यम से जो हमारे युवा है जिनको रोजगार चाहिए, या जो 94 लाख जो गरीब परिवार निकले थे जातीय गणना में, उनको भी आर्थिक सहायता इसके माध्यम से मिलेगा। जो किसान है, जो कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों को मजबूतीकरण करने का काम चल रहा था, उसको और आगे ले जाना है। जो उद्योग कल कारखाने यहाँ लगने हैं वो भी इसके माध्यम से लगेंगे, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी इसमें सभी तरह का काम किए गए हैं। बिहार में देखिए, विकास को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश नाम ने इस योजना को फेल बताया और ये कहा कि इस योजना के तहत छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ देने की बात कही गई, और ऐसे बच्चे लोन के डर से इंस्टीट्यूट छोड़ चुके हैं। ओडीएफ का दावा किया गया, सब फेल। सरकार के आंकड़ों में नहीं, वो तो यूट्यूबर के माध्यम से आप लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करते हो। हम लोग दिल्ली में थे। देखिए, 7 निश्चय में 7 योजना थी। हर घर नल की योजना, सुपर फिल्वर, आपको जो है एजुकेशन के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले करके वो लोग भी कई जगह अपने इंस्टीट्यूशन, शिक्षा इंस्टीट्यूशन छोड़ करके चले गए हैं। लोग वहाँ वापस नहीं है। जिनको मिला वो कर्ज के रूप में, वहाँ भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ करके भाग गए हैं। जहाँ पे बाहर जो है कोचिंग में और बाहरी स्कूल संस्थानों में यदि लिया एडमिशन, तो वहाँ उनको बंधक के तौर पर भी रखने गया है। तो 7 निश्चय योजना सुपर फेलियर रहा है। केंद्र सरकार ने आज सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक संसद भवन परिसर में तमाम सांसदों के लिए विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर ब्रीफिंग सेशन रखा है, जिसमें तमाम सांसदों को बिल के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था और आज इस बिल के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय रखा गया है। संसद भवन परिसर में तमाम सांसदों के लिए ये सेशन होगा, ब्रीफिंग सेशन, जिसमें विकसित भारत जी राम जी बिल, यानी कि मनरेगा का नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी बिल किया गया है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जिस तरीके से समय बदला है तो कुछ यहाँ पर बदलाव भी हुए हैं, जिसके बारे में आज ब्रीफिंग सेशन में जानकारी दी जाएगी। तमाम सांसदों को बिल के बारे में जानकारी दी जाएगी। कल लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया था। ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पेश किया गया और इस बिल को लेकर देखिए, विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया, बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार पलटवार भी देखने को मिला। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे वीबी जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला ये नया बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल यह है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है? तो विपक्ष का जवाब है, बिल से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आया। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसीलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है।
जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारे कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार है। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है तो सरकार इसे अपग्रेड बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इथोपिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफर यहां पर इथोपिया से सम्मानित किया है और ये सम्मान भारत और इथोपिया के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ता है और दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास को मजबूत करता है। इथोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता एक बार फिर अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिला है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। जॉर्डन में देखिए 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथोपिया पहुंचे, जहां इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जॉर्डन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया पहुंच गए हैं। राजधानी अदीस अबाबा के एयरपोर्ट पर इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य ढंग से स्वागत हुआ। यहाँ तक कि इथोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली खुद कार चलाकर पीएम मोदी को होटल ले गए। फिर दोनों नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत की। पीएम मोदी का ये पहला इथोपिया दौरा है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों, सहयोग और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद पीएम मोदी इथोपिया पहुंचे हैं। जॉर्डन की आधिकारिक यात्रा के दौरान भी मंगलवार को पीएम मोदी को खास सम्मान दिया गया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक ले गए, साथ ही उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी पटना में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहम्मद रुस्तम ने सोनू बनकर हिंदू युवती के साथ लव जिहाद की साजिश रची। मोहम्मद रुस्तम ने अपना नाम बदलकर हिंदू युवती के साथ लव जिहाद की साजिश रची और शादीशुदा युवक रुस्तम ने सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाई, फिर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। रुस्तम ने युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और निजी वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। रुस्तम की लव जिहाद की साजिश का खुलासा होने के बाद युवती ने जक्कनपुर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के रहने वाले रुस्तम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एक युवक जिनका नाम मोहम्मद रुस्तम है, ये साहिबगंज मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ये अपना पहचान छुपा करके, मोहम्मद रुस्तम पूर्व से ही शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, बट ये अपना शादी का और अपना अन्य पहचान छुपा करके एक स्टूडेंट सोनू नाम से जो है इनसे सोशल मीडिया पे इनसे जान पहचान बढ़ाई और शादी का झांसा दे करके इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर इनका फोटो और वीडियो वायरल करने को इनको धमकी दे करके इनको कलकत्ता अपने पास बुलाने लगे। तब पहचान छुपाने का और शारीरिक संबंध बनाने का दर्ज किया गया है। मोहम्मद रुस्तम को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कोर्ट फॉरवर्ड किया गया। लड़की किस धर्म की थी? दोनों का रिलीजन जो है वो डिफरेंट है और जो भी इसमें उचित सेक्शन है वो लगा दिया गया है। और
खबर मोतिहारी से। रक्सौल भारत नेपाल मैत्री पुल के पास एसएसबी ने 2 युवकों को एक लड़की के साथ गिरफ्तार किया। दोनों युवकों पर लड़की को शादी और नौकरी का झांसा देकर नेपाल ले जाने का आरोप है। एसएसबी के जवान ने शक होने पर दोनों युवकों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद नौशाद नेपाल और किशन कुमार लुधियाना का रहने वाला है। दोनों की लड़की से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। 2 लड़कों को बॉर्डर से पकड़ा गया है एक लड़की के साथ, और दरअसल ये दोनों लड़की को नेपाल ले जा रहे थे। पूर्णिया पुलिस ने साइबर क्राइम के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। साइबर अपराधी राकेश ने महज 1 साल में क्रिप्टो करेंसी के रूप में करीब 2 लाख अमेरिकन डॉलर कमाया है। श्रीनगर गांव में एसटीएफ, ईओयू और साइबर पुलिस की छापेमारी में राकेश मंडल, उनके भाई हरिश्चंद्र मंडल और पिता दीपक मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि राकेश ने मोतिहारी के रहने वाले अपने सहयोगी रोहन और रौनक की मदद से ऐसा साइट बनाया था जिसमें मोबाइल नंबर डालने से किसी का पूरा निजी डिटेल्स सामने आ जाता है और वो लोगों के इस डेटा को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर डाल देता था, जहां से क्रिप्टो करेंसी के रूप में लेन देन होता था। राकेश 2024 से ऑनलाइन प्रतिबंधित गेम तिरंगा कसिनो गेम चलाता था। और इतना ही नहीं, राकेश मंडल बताते चले आपको कल्फिकी के नाम से साइबर ठगी के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप बना रहा था। पुलिस ने तीनों पर एफआईआर दर्ज की है। राकेश मंडल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वहीं रोहन और रौनक की तलाश भी जारी है। तो पुलिस का ये कहना है कि अनुसंधान के बाद खुलासा होगा कि किन किन देशों से इनका लिंक था और कहां-कहां इन्होंने लोगों का पर्सनल डेटा बेचा था। आया गया थाना पर पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि जो राकेश लड़का है वो 2024 से ही अपने टेलीग्राम चैनल पे विभिन्न जो गेमिंग ऐप है उसको प्रमोट करता था, जिसमें एक ऐप है तिरंगा ऐप है जो कि बाद में उसको प्रतिबंधित भी इंडिया में कर दिया गया था, एवं अन्य ऐप को वो प्रमोट करता था। उससे जो आय आती थी वो क्रिप्टो करेंसी में उसके पास आती थी, जिसे वह अपने एक दोस्त है रौनक से खाता एवं उसके मोबाइल नंबर का सिम का उपयोग करके वो एटीएम से पैसा निकालता था। उससे निजी डाटा जो मोबाइल का है वो डीडीसी ग्रुप से खरीदकर एक वेबसाइट बनाया proxyearth.org। इसमें उसके साथ साथ रौनक की भी सहभागिता सामने आई है, रोहन की भी। खबर मोतिहारी से, जहां अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसी कड़ी में हरसिद्धि, कोटवा और रक्सौल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। हरसिद्धि में अतिक्रमित जमीन को खाली करवाया गया। कोटवा के बिलथा माधव गांव में कोर्ट के निर्देश पर मकान तोड़ा। साथ ही दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद रही। अंदर में है, बहुत है। बिहार में देखिए शहर शहर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है और आपको अभी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये कहेंगे कि वाकई ये एक्शन लगातार ली जा रही है। देखिए गोपालगंज, सीतामढ़ी और रोहतास की ये तस्वीरें, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर से प्रहार किया गया। अवैध दुकानों को, दर्जनों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। कई जगहों पर अतिक्रमण वापस से लोग जो हैं वो कर दे रहे हैं और कई जगहों पर अतिक्रमण की ये जो कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार ये प्रहार किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं बढ़ते हुए ठंड की। तो देखिए लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। 2 से 3 दिन में और ठंड बढ़ने की संभावना है। 20 दिसंबर से ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, इसके आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से दरअसल ये जानकारी दी गई है और शीतलहर को लेकर के भी अलर्ट है, यानी कि कोल्ड वेव भी आगे चल सकती है। तो यानी कि दिसंबर महीने में इस कदर ठंड है, हाड़ कपाने वाली ये ठंड अभी जनवरी बाकी है। तो लोग अपने इंतजाम कर लें कि आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। शीतलहर को लेकर के भी मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। जगह जगह अब अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं।
और देखिए, पटना एयरपोर्ट से आज विंटर शेड्यूल शुरू हो गया है। एयरपोर्ट प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पटना से पहली उड़ान सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। तो कोहरे की आशंका को देखते हुए दरअसल डीजीसीए की अनुमति के बाद ही दरअसल ये फैसला लागू हुआ है, जिसका सीधा असर उड़ानों की संख्या पर पड़ सकता है। बिहार में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसका असर हवाई यात्राओं पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। और इसी को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उड़ान को लेकर। और इस वक्त हम आपको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहां से बुधवार से यानी कि आज से विंटर शेड्यूल लागू कर दिया गया है। यानी कि विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ ही पटना एयरपोर्ट से जितने भी विमान यहां से उड़ने वाले हैं या फिर आने वाले हैं, उनकी संख्या और समय सारणी दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। नए शेड्यूल के मुताबिक विभिन्न एयरलाइंसों की उड़ानों की संख्या भी घट सकती है और बढ़ भी सकती है, जिसका सीधा असर यात्रियों की आवाजाही पर पड़ेगा। जाहिर तौर पे ठंड की वजह से जो ठंड में कुहासा गहरा होता है, जिसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ता है, इसको देखते हुए फैसला लिया गया है। विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद इंडिगो की जो उड़ानें हैं उसकी संख्या भी घट सकती है। साथ ही इंडिगो पटना एयरपोर्ट में सबसे अधिक उड़ानों का संचालन करता है, लेकिन कोहरे और सर्दियों के मौसम को देखते हुए इसके भी शेड्यूल में कटौती की जा सकती है। वहीं अगर बात करें विंटर शेड्यूल लागू होने के बाद पटना एयरपोर्ट पर जो पहली उड़ान है जो यहां से जाएगी वो एयर इंडिया की होगी। एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट सुबह 9:40 में पटना पहुंचेगी और उसके बाद पटना से दिन की पहली उड़ान भी एयर इंडिया की ही होगी, जो सुबह 10:25 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। यानी कि पटना एयरपोर्ट पे अब जो पहली फ्लाइट कहीं रवाना होगी वो दिल्ली के लिए होगी और वो सुबह 10:30 बजे के आसपास प्रस्थान करेगी। जाहिर तौर पे जो एयरपोर्ट प्रशासन है उनके अनुसार सुबह के समय कोहरे की आशंका को देखते हुए उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है, ताकि परिचालन को सुरक्षित और सुचारू रख सके। जाहिर तौर पे सर्दियों के मौसम में जो विजिबिलिटी है वो कम होने की समस्या को देखते हुए एयरलाइंस द्वारा एहतियातन उड़ानों की संख्या सीमित की जाती है और यात्रियों की मांग को देखते हुए कभी कभी प्रमुख जो रूट होते हैं उसमें संचालन को जारी भी रखा जाता है। जाहिर तौर पे एयरलाइंस कंपनियों की पूरी कोशिश है कि यात्रियों को असुविधा न हो और कुहासे का असर हवाई यात्रा पर न पड़े। इसको देखते हुए विंटर शेड्यूल आज से लागू कर दिया गया और पटना से पहली उड़ान सुबह 10:30 बजे रवाना हो सकी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।